नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह कल हम लोग नहीं उपस्थित हो पाए थे, कुछ तकनीकी कारण से। रोज की तरह उपस्थित है देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, हम लोग चर्चा तो बिहार की ही करते हैं। आज बंगाल में पोलिंग खत्म हो गई है, एग्जिट पोल आने शुरू हो गए, लेकिन बिहार की चर्चा करें तो पिछले 24 घंटे में दो बड़े घटनाक्रम, एक आपराधिक और दूसरा राजनीतिक। देखा आपने कल किस तरीके से सम्राट चौधरी सरकार को बड़ी चुनौती मिली। भागलपुर के सुल्तानगंज में नगर परिषद के कार्यालय में घुसकर अपराधियों ने वहां के कार्यपालक प्राधिकारी एग्जीक्यूटिव अफसर कृष्ण कुमार की हत्या कर दी और सभापति को गोली मार दी। इसके बाद पुलिस ने भी, देखिए, पुलिस को भी जवाब देना था। पुलिस ने 12 घंटे से भी कम समय में जो इस शूटआउट का जो मुख्य आरोपी था रामधनी यादव, उसे ढेर कर दिया। रामधनी यादव की तस्वीरें कई लोगों के साथ सामने आ रही हैं, नितिन नवीन के साथ भी, चिराग पासवान के साथ भी। आपने यह भी देखा था कल किस तरीके से तेजस्वी यादव ने हमला बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को उद्धृत करते हुए, लेकिन सरकार ने इसकी कोई फिक्र नहीं की कि तस्वीर किसके साथ है। ढेर किया तो किया। और सम्राट चौधरी ने, जो एग्जीक्यूटिव अफसर मारे गए हैं, वह जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, अपराधियों से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका बलिदान और 25 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा भी की गई है। सरकार ने जवाब दिया है, बिहार पुलिस ने जवाब दिया है कि यदि गोली चलाओगे तो गोली खाओगे भी, तैयार रहना। तो यह तो आपराधिक। दूसरा बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम और उपेंद्र कुशवाहा के भविष्य, राजनीतिक भविष्य पर फिर से प्रश्न चिन्ह। देखिए, दीपक प्रकाश जब 2025 में चुनाव हुए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवा दिया। न वे विधायक थे, न वह विधान पार्षद थे। महुआ से वह कैसे लड़ना चाहते थे, कैसे सिंबल नहीं मिला, सीट आरएलएम के खाते में नहीं गई, सारी कहानी सबको पता है। लेकिन अब जबकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं, फिर से मंत्रिपरिषद का गठन होना है और करीब 5 महीने पुरानी सरकार में रह गए थे दीपक प्रकाश, तो यह कहा जा रहा है कि संवैधानिक संकट भी है कि उन्हें दोबारा शपथ लेने के पहले विधान परिषद का सदस्य मनोनीत होना या होना आवश्यक था। तो इसी सिलसिले में मंगल पांडे, जो बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए, उनकी खाली सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई। उम्मीद लगाई जा रही थी, तारीखें ऐसी थी कि मंत्रिपरिषद का गठन बाद में होगा, कि दीपक प्रकाश पहले विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल जब लिस्ट आई तो सभी के सभी चौंक गए कि दीपक प्रकाश का तो नाम ही नहीं है। नाम किसका है? शिव कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा। ये कौन है? भाजपा के प्रदेश मुख्यालय के मुख्यालय प्रभारी है और 40 वर्षों से पुराने कार्यकर्ता हैं। लेकिन इन्हें जब सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के अध्यक्ष बने थे तब मुख्यालय प्रभारी बनाया था, मेनलाइन में लाया था। तो यह माना जा रहा है कि कुशवाहा का नेतृत्व, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री तो है ही सम्राट चौधरी, पार्टी पर भी नियंत्रण सम्राट चौधरी का हो गया है। कुशवाहा के सर्वमान्य नेता हो गए हैं। फिर उपेंद्र कुशवाहा की उपयोगिता, और अब उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? अपनी पत्नी को बनवाएंगे या कोई और विधायक बनेगा? 4 विधायक है, या फिर 6 साल वाला जो विधान परिषद का चुनाव आ रहा है उसमें, देखिए, अब संभावनाएं मुझे कम लग रही हैं। क्या होगा राजनीति में कोई नहीं जानता है। उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली में बैठे बिसात बिछा रहे होंगे और निश्चित तौर पर कल भाजपा की लिस्ट से मायूस हुए होंगे। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, पहले हम लोग जो तात्कालिक घटनाक्रम जो जिसकी शुरुआत आपने की उसी पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं। देखिए, चुनाव के पहले सम्राट चौधरी ने एक चैलेंज किया था कि कोई भी व्यक्ति जिसका कोई निजी दुश्मनी किसी से नहीं हो, वो रात में कहीं भी निकल के जाए, वो सुरक्षित पहुंचेगा, उसके ऊपर कोई खतरा नहीं है। ये बड़ी बात थी और हम लोग भी इस बात को मानते थे, इस बात को दोहराते थे कि ज्यादातर जो घटनाएं हो रही हैं, अपराध की घटनाएं बिहार में, वो पैशन क्राइम है, या तो जमीन के झगड़े में, आपस में रिश्तेदारियों में, भाइयों में झगड़े हो रहे हैं, जमीन का झगड़ा है, या कुछ पैशन क्राइम है, परिवार का झगड़ा है, प्रेम राजनीतिक झगड़ा है, कब्जे की लड़ाई है। वही इसी तरह की घटनाओं में इसी तरह की घटनाएं होती थी। आपराधिक घटनाएं आमतौर पर इसी तरह की होती थी। तो इनको हार्डकोर क्राइम की घटना हम लोग नहीं मानते थे, और ये हम लोग मानते हैं, कहते हैं हमेशा कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो खत्म हो गया है। ये वाला जो ये भागलपुर का जो घटनाक्रम है, ये उससे अलग का घटनाक्रम है। ये एक हार्डकोर
क्रिमिनल इंसिडेंट है हम्म, और इसलिए पुलिस ने उस तरह से रिस्पॉन्ड किया उस पर। दो चीजें इसमें बहुत सिग्निफिकेंट है। एक तो मुआवजे की रकम, देखिए जी इसका मतलब बिहार सरकार ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि उसका कोई कर्मचारी अपने काम करते हुए काम करने के उसमें अगर शहीद होता है या मारा जाता है तो वो हम्म, उसका ध्यान रखेगी। किस तरह से ध्यान रखेगी? देखिए इस तरह का दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया था कि हम 1 करोड़ रुपया देंगे, कोई पुलिसकर्मी अगर बिल्कुल। इंसिडेंट में मारा जाता है हम 1 करोड़ रुपया देंगे, कोई हम्म, दिल्ली का जवान शहीद होता है, कोरोना में काम करते हुए जो लोग मारे गए। तो एक तो ये मुआवजे की रकम बढ़ाना एक बड़ी चीज है कि बिहार सरकार ने इस तरह से 25 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की। और दूसरा 12 घंटे के भीतर अपराधी को ढेर करना, जिसके जिसके बारे में कई पॉलिटिकल एफिलिएशन की चर्चा शुरू हो गई थी कल से। बिल्कुल। तो एक तो बिल्कुल। अपना जो बिहार सरकार ने अपना एक चुनौती दी बिहार सरकार को, अपराधियों ने उस पर तत्काल रिस्पॉन्ड किया बिहार सरकार ने अपनी तरह से। तो एक तो हम्म, ये पेस बना रहना चाहिए, इससे खौफ पैदा होगा अपराधियों में। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई बात यह है ज्ञानेश्वर जी की लॉ एंड ऑर्डर पर के लिए कुछ अब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, जैसा 2005 में नीतीश कुमार ने सोचा था कि बिल्कुल। कन्विक्शन रेट बढ़ाए। हम्म, कन्विक्शन रेट बढ़ेगा तो अपने आप अपराधियों में भय पैदा होगा। इनकाउंटर जी का भय तो अपनी जगह है, लेकिन अब ये किसी हम्म, सभ्य समाज में इसको मेन स्ट्रीम हम लोग नहीं बना सकते हैं कि आप हर हर उसका इनकाउंटर कर दीजिए, कोई भी अपराध हो इनकाउंटर कर दीजिए। वो एक सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। मैसेज देने के लिए ठीक था, लेकिन ये सभ्य समाज के लिए ठीक बात नहीं है। अच्छा ये होगा कि कन्विक्शन का रेट बढ़े, इसके उपाय किए जाए। तो ये हम्म, चैलेंजेज हैं, ये चैलेंज है। तभी पुलिस का भी इकबाल और धाक सरकार की कब बनती है? जब आप अपराधी को पकड़े, उसके खिलाफ मुकदमा चलाएं, सबूत जुटाएं और उसको सजा करा दें। इसका जी मैसेज दूर तक जाता है, लंबा जाता है, जैसा हम लोगों ने 2005 में देखा। अब इसका दूसरा पहलू जो है ज्ञानेश्वर जी की तस्वीरें कई लोगों के साथ आ रही थी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है जिस पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए है। हम्म, किसी के साथ भी तस्वीर आना किसी भी चीज का संकेत नहीं है। इसको ये नहीं माना बिल्कुल। जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति के साथ तस्वीर आ गई तो वो फिर उसका मतलब कुछ खास बात हो गई, उसी का आदमी है, उसके साथ जुड़ाव है, उसका संबंध है। ऐसा नहीं होता है ज्ञानेश्वर जी। जी एक जमाने में होता होगा 80s में 90s में, जब लोगों के हाथ में कैमरे नहीं होते थे, हम्म, तब आप तस्वीर किसी से खिंचवा रहे हैं तो इसका मतलब कि स्पेशल ओकेजन है, आप किसी स्पेशल व्यक्ति के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं। कैमरामैन हम्म, आता था, वो तस्वीरें खींचता था। अब वैसी स्थिति नहीं है। अब हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा है, हर मोबाइल में कैमरा है, और वो किसी के साथ किसी की भी तस्वीर उतारता है। अब कई बिल्कुल। तस्वीर और अच्छा, वो कहीं सार्वजनिक कार्यक्रमों में, सामाजिक संघ कार्यक्रमों में आप जाए, कोई भी आपके साथ 10 आदमी तस्वीर खिंचवाने आता है, सेल्फी लेने आता है, तो उसमें आप बिल्कुल। थोड़ा जान रहे कि कौन किस तरह का व्यक्ति है या आगे जाकर के ये व्यक्ति क्या कर सकता है। हम्म, तो वैसे वैसी चीजों से कोई नैरेटिव बनाने से बचना चाहिए। एक तो ये कि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा है, वो फोटो खींच ले रहा है। दूसरा, बिल्कुल। इतना डीप फेक क्रिएट किया जा रहा है, डीप फेक जो एआई के जरिए क्रिएट किया जा रहा है कि किसी की तस्वीर किसी के साथ बना दीजिए, भले खींची गई हो या ना गई हो, किसी के साथ किसी की फोटो लगा दी। तो ये भी होता है। तो इसके आधार पर अब कोई डीप फेक हो, किसी सामाजिक कार्यक्रम में किसी की तस्वीर हो, उस तस्वीर के आधार पर कोई नैरेटिव नहीं बनना चाहिए है, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन उसके आधार पर नहीं होना चाहिए। जो राजनीतिक लोग हैं, कौन सा राजनीतिक व्यक्ति या कौन सा जी आपराधिक व्यक्ति भी किस नेता से जुड़ा हुआ है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं होती है ज्ञानेश्वर जी। आप बिल्कुल। जान रहे होते बिल्कुल। हैं और ज्यादातर लोग जान रहे होते हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति का फला आदमी, फला जिले का आदमी उस जिले के किस नेता से करीब है। हम्म, अगर वैसा कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करे, तब आप एक निष्कर्ष निकालिए कि हाँ भाई ये फला जी के संरक्षण में कर रहा है। ये सभी घटनाएं उस तरह की नहीं होती। ऐसी घटना को लेकिन कोई अजीत संरक्षण जी, नहीं देता है ज्ञानेश्वर जी। अजीत जी, भागलपुर सुल्तानगंज की वारदात में एक उसमें एक और पहलू है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए खराब है, और बिहार में, उत्तर प्रदेश में इसका चलन अधिक है। देखिए, जो रामधनी यादव है, जो मारे गए, उनकी पत्नी वहां की उपसभापति। और देखिए, मारना किसको था? सभापति। सभापति को भी गोलियां लगी हैं, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो बीच में कूदे, शहीद हो गए। निशाने पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं थे। अब क्या कहा गया? कब्जा हमारा होगा। देखिए, बिहार के में चाहे वह नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, या बाकी जो संस्थाएं हैं इस तरीके की, वहां इस तरीके से लड़ाई है और इस तरीके से मारकाट है, अविश्वास प्रस्ताव का खेला है, जबरिया कब्जा का खेला है, और इसमें धन बल का इतना इस्तेमाल होता है कि भाई तुम्हें मारकर इस कुर्सी को हम हासिल कर लेंगे। ये खतरनाक ट्रेंड है। इसको कैसे रोका जाएगा इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बड़ा सवाल आपने उठाया। हम लोग हर जगह देखते हैं, जो जीत गया मुखिया उसको कैसे दूसरा उसके खिलाफ कुछ ऐसा कर दे कि वो हट जाए पद से, उसके खिलाफ अविश्वास ले आया जाए। इसमें नगर निगम में, नगर पालिका में, हर जगह इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। और इसके पीछे जो बिल्कुल। कारण है वो ये है कि
पैसा जो आजकल सभी लोकल बॉडीज का बजट बहुत बढ़ गया है, लोकल बॉडीज में पैसे काफी बिल्कुल। जा रहे हैं, वहां से खर्च हम्म, कर रहा है और उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। हम्म, अगर वहां होने वाले भ्रष्टाचार को रोक दिया जाए, देखिए ये पहले तो कोई कुछ नहीं होता था लोकल बॉडीज में या पंचायत में, मुखिया के पास क्या होता था, कुछ भी नहीं होता था, वो एक नहीं होता एक, था। एक सम्मान का पद होता था। आज उसके साथ बहुत सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट लोगों का इन्वॉल्व हो गया है, तो हम्म, इसलिए उसमें इतनी ज्यादा मारामारी होती है, उसको रोकने की जरूरत है, डेमोक्रेटिक तरीके से रोकने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनका फंड कम कर दीजिए या पैसा देना बंद कर दीजिए तो अपने आप ये चीजें रुक जाएंगी, क्योंकि हम्म, वो खाली सरकारी फंड के दुरुपयोग का मामला नहीं है, उस पोजीशन पर जो पहुंच जाता है उसके हाथ में बहुत सारी ताकत आ जाती है, फिर वो जमीन के कारोबार में लग गया, शराब के कारोबार में लग गया, 10 तरह की इस तरह की गतिविधियों में लगता है जिससे उसको अतिरिक्त कमाई होती है। ये हम्म, सब चीजों को रोकना होगा, इसमें ये विशुद्ध रूप से आर्थिक अपराध है। अगर मॉनिटरिंग का सिस्टम होता है, सरकारी खर्च का ब्यौरा हिसाब रखा जाता है, जो कलेक्टर से लेकर के नीचे बीडीओ सीओ के स्तर तक जिसके लेवल पर भी होता है, अगर उसको रोक दिया जाए, वहां का करप्शन रुक जाए, जिम्मेदार लोगों को बना दिया जाए, तो फिर ये चीजें काफी हद तक कंट्रोल हो सकती हैं। और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल। का एक खौफ बनाना होगा, एक इकबाल बनाना होगा सरकार को अपना, कि कानून व्यवस्था के मामले में कोई कोताही नहीं होगी, पुलिस अपनी जी, कार्रवाई करेगी। और अब जो जो लोकल बॉडीज की अथॉरिटीज हैं, जो सरकार, जो चुने गए पदाधिकारी, चुने गए लोग हैं, उनकी बातें के जो अथॉरिटीज हैं, उनको हम्म, जवाबदेह बनाना अपेक्षाकृत आसान है। जब सख्त कार्रवाई के लिए सरकार कहेगी, भाई चूंकि वो तो सरकारी नौकरी करते हैं ना उन लोग, जी, उनको 60 साल नौकरी करनी है, उसके बाद जो पुराने लोग हैं उनकी पेंशन भी होगी, तो अगर हम्म, उन पर कार्रवाई का दबाव होगा कि अगर आपकी निगरानी में कोई भी गड़बड़ होती है, भ्रष्टाचार होता है, तो आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एक तरह से उनको जिम्मेदार ठहराइए, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन पर, उनके लिए हमको ये भी लगता है ज्ञानेश्वर जी की सोशल जो सिविल सोसाइटी है, हम्म, उस सिविल सोसाइटी से भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर आना चाहिए, नैतिक दबाव आना चाहिए, जो चुने गए लोग हैं उनके ऊपर भी एक बिल्कुल। समाज की भी जिम्मेदारी बनती है ज्ञानेश्वर जी। हम्म, सारी जिम्मेदारी हम लोग अधिकारियों पर या राजनीतिक लोगों पर नहीं डाल सकते, समाज की भी एक हम्म, जिम्मेदारी है कि वो रोके। एक हम हरिशंकर परसाई ने एक लिखा है, और ये सोचिए 1985 में लिखा था उन्होंने, 85 में, आजादी के 37 साल के बाद उन्होंने लिखा था कि समाज के अंदर एक धिक्कार की ताकत होती है, जो धिक्कार की ताकत समाज खोता जा रहा है। ये आज बिल्कुल। के समय में देखिए कितना प्रासंगिक है। 85 में उन्होंने लिखा था कि समाज के अंदर जो एक नैतिक शक्ति होती थी, धिक्कार की शक्ति होती थी, जिससे अपराधी भी डरते थे, भ्रष्ट लोग भी डरते थे, वो शक्ति खत्म हो गई। आजकल तो बिल्कुल। स्थिति ये है कि जो जितना भ्रष्ट है उसको सम्मान, समाज में ज्यादा सम्मान मिल रहा है, नहीं, जो आप जितना पैसा नैतिक बल कमाएंगे की उसको बात ज्यादा कर रहे सम्मान हैं मिलेगा। अजीत जी, आप नैतिक बल की बात कर रहे हैं। देखिए, यह बात तो बार बार होती है पंचायतों के चुनाव में, नगर निकायों के चुनाव में। और देखिए, प्रशांत किशोर तो इसे मुद्दा ही बनाए हुए थे कि जब आप 500 रुपए लेकर मुखिया को चुनेंगे, तो बिल्कुल फिर वह 500 का 5,000 तो करेगा ही ना करेगा। करेगा। देखते ही हाँ, ना, मुखिया के चुनाव 25 लाख 30 लाख लाकर चुनाव जीतते हैं, 50 लाख। और सबसे पहले उनके घर कौन सी गाड़ी आती है? पहले कुछ नहीं होते, अब हथियार बंदस्ता साथ हो जाता है, तो सरकार कह रही है कि उन्हें आर्म्स का लाइसेंस दे देंगे। तो खैर, ये सब जो है, नैतिक बल तो समाज का भी गिरा है, और जब वोट बिकेगा और वोट बेचिएगा तो यह परिणाम भुगतने ही होंगे। खैर चलिए, हाँ, दूसरे राजनीति, जी जी, कुछ कह रहे थे। नहीं तो इसी वही वही समाज के अंदर से भी एक जो नैतिक वो होना चाहिए, वो एसर्ट किया जाना चाहिए है, सरकार के स्तर पर होना चाहिए, राजनीतिक दल के स्तर पर भी होना चाहिए। देखिए क्या होता है, अल्टीमेटली जो मुखिया चुना जाता है वो किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़ करके आगे विधानसभा लोकसभा ये सब लड़ने की कोशिश करता है ना, तो उन बिल्कुल। राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है, अधिकारियों की भी हम्म, जिम्मेदारी है, सरकार की है, उसी तरह से समाज की जिम्मेदारी है, अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें। बाकी हम्म, असली दो जो तात्कालिक समाधान है वो ये है कि बिहार सरकार उन लोकल बॉडीज के अथॉरिटीज को जिम्मेदार बनाए कि आपके सामने कोई लूट खसोट नहीं होनी चाहिए, कोई बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर उससे लगाम लगे। बिल्कुल। चलिए, अब दूसरे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की ओर चलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिहार विधान परिषद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। अब देखिए, इसमें बहुत किरदार है। सम्राट चौधरी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, और बिहार में कुशवाहा पॉलिटिक्स भी है। कल ही आपने तस्वीर देखी थी होगी, हमने ही लगाई थी कि अभय कुशवाहा और सम्राट चौधरी की बहुत मीठी मुलाकात हो रही है। इसके बाद बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई। कई लोगों ने मुझे फोन कर पूछ दिया कि कहीं राजद के राघव चड्ढा तो नहीं बनने जा रहे हैं अभय कुशवाहा। मैंने कहा कि देखिए, अभी तो ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन राजनीति में कौन क्या कब कर देता है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी अभय कुशवाहा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन दीपक प्रकाश को टिकट न मिलना और मंत्रिपरिषद का गठन भी होना है। हमने कल पोस्ट किया था कि विलय की बात नहीं कही गई है। तो उपेंद्र कुशवाहा को झटका लगा है,
और देखिए जिस तरीके से सर्वदलीय और सर्वमान्य नेता अब नेताओं से और नेताओं की राजनीति से आगे समाज में चले गए सम्राट चौधरी, और यहीं से सरकार में और पार्टी में जो लोग कह रहे थे पार्टी के भीतर असंतोष है, पार्टी के लोग ये पसंद नहीं कर रहे, सम्राट चौधरी ने तो टिकट ऐसे व्यक्ति को दिला दिया जिन पर 100% उनके होने की मुहर है। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने जो एक बात कही पहले अभय कुशवाहा वाली बात को हम लोग करते, किस तरह से समाज के अपने समाज के सर्वमान्य नेता वो बन रहे हैं। ये अब भले वो अभय कुशवाहा भी नहीं शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, अभी नहीं शामिल होंगे हो सकता है, लेकिन उनको जो मैसेज देना था वो मैसेज दे दिया उन्होंने। वो मैसेज था कि हम भी स्वागत कर रहे हैं सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने का। तो ये मैसेज डाउन द लाइन उन तमाम लोगों को चला गया जिन लोगों ने अभय कुशवाहा को भी वोट दिया होगा। अभय कुशवाहा को पता था ना, अभय कुशवाहा को पता कि औरंगाबाद में वो क्षत्रियों के वोट से जीते नहीं है, जाटवों के वोट से नहीं जीते, कुशवाहा का वोट मिला है तब चुनाव जीते, और कुशवाहा तो अब वही करेंगे जो सम्राट चौधरी करेंगे। बिल्कुल, तो उन्होंने उस वोट को भी मैसेज दे दिया कि नेता तो सम्राट चौधरी ही है। तो ये चीज तो बहुत क्लियर हो गई। लेकिन अब उसमें एक बात के अनुसार जी, जो आगे पॉलिटिक्स होगी, हम लोग फिर इस पर विस्तार से अलग एक पूरी चर्चा करेंगे जब निशांत कुमार की यात्रा होगी, क्योंकि वो निशांत कुमार की यात्रा, अभी ये माना जा रहा था कि जिस तरह से नीतीश कुमार 20 साल कोयरी, कुर्मी, धानुक तीनों के नेता रहे, उसी तरह से कोयरी, कुर्मी, धानुक के तीनों के नेता सम्राट चौधरी होंगे। जेडीयू असर्ट कर रही है कि हम कुर्मी का नेतृत्व अभी नहीं छोड़ने जा रहे हैं, वो हमारे नेता के पास रहेगी। ये उसकी कोशिश है, उस पर हम लोग से अलग चर्चा करेंगे। अभी कम से कम कुशवाहा पॉलिटिक्स में सम्राट चौधरी की स्थिति स्टैब्लिश हो गई, सर्वोच्च नेता की स्थिति, सर्वोच्च क्या, सर्वमान्य इकलौते नेता की स्थिति हो गई। तभी इसी से सवाल है कि फिर उसी अलायंस में, उस एनडीए अलायंस में उपेंद्र कुशवाहा की क्या जरूरत है। बिल्कुल, ये हमेशा लालू यादव भी जब यादव के सर्वमान्य नेता थे तो उनको भी यादव नेताओं की जरूरत थी, उनके गठबंधन में भी यादव नेता थे, उनकी पार्टी में भी यादव नेता थे, उन सब की जरूरत उनको भी होती थी। तो वो बीजेपी को भी है, यादव, राजवल्लभ यादव तमाम तो भले ही पड़े थे, भरे पड़े थे, तो सबकी जरूरत होती है पार्टी में, हर नेता की हर अलग अलग इलाके के हिसाब से, अलग अलग किस्म की उपयोगिता के हिसाब से जरूरत होती है। देखो, उपेंद्र कुशवाहा की अपनी एक उपयोगिता है, अपनी एक छवि है, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सेंसिबल पॉलिटिक्स करते हैं, विनम्र नेता हैं, ऐसे नेता की जरूरत होती है, हर गठबंधन को जरूरत है। दूसरी बात, जो विलय की बात है, वो भी अभी आएंगे हम लोग दीपक प्रकाश पर। विलय की बात हमसे एक अनौपचारिक बातचीत में हमने उनसे पूछा था कि भाई आजकल बड़ी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जब जा रहे हैं, अगर उपेंद्र कुशवाहा रह गए रहते जेडीयू में तो वो स्वाभाविक नेता होते जेडीयू के, उनको नेता स्वीकार कर लेते, जेडीयू के लोग भी स्वीकार कर लेते, नीतीश कुमार भी स्वीकार कर लेते। तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि फिर उपेंद्र कुशवाहा जिस बात के लिए जाने जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जिस बात के लिए उपेंद्र कुशवाहा है, जब वहीं नहीं रह जाते तो नेतृत्व लेके क्या करते। तो इसका एक मतलब है कि उनकी अपनी एक रेबेल छवि, विनम्रता के बावजूद एक विनम्र रेबेल जो होता है, वो एक विद्रोही वाली छवि उनकी है कि भाई हमको जो चीज पसंद नहीं है वो हम खुल के बोलेंगे, ये चीज पसंद नहीं है। इसके लिए उन्होंने लोकसभा में राज्यसभा की सदस्यता छोड़ी, 3 साल की विधान परिषद की सदस्यता छोड़ी, पार्टी छोड़ के गए, तो वो कई चीजें उन्होंने की है। तो वो एक छवि अलग है, वो एक बड़ी छवि होती है किसी नेता की, इस तरह की छवि बन जाए कि वो अपने हितों से ऊपर उठ करके किसी विचारधारा के तहत फैसला लेता है। तो ये उनकी, इसलिए हमको नहीं लगता है कि वो कहीं किसी के साथ विलय करने जा रहे हैं। करना होगा तो वो एक अलग पॉलिटिक्स होगी, वो भी नहीं करने जा रहे, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे, अपनी पार्टी का अस्तित्व रखेंगे। अब आइए जो अभी का घटनाक्रम है कल का, कि अब क्या होगा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार के मामले में संविधान खामोश था कि आप अब क्या होगा, कि अब तो पद छोड़ रहे हैं ना, उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता, विधानसभा की सदस्यता लेने के लिए 6 महीने का टाइम दिया गया, छोड़ने के बाद तो कोई कहा नहीं था संविधान में कि छोड़ देंगे तब क्या होगा। तो उन्होंने छोड़ा, संविधान खामोश था, वो बने रहे, कोई कार्रवाई नहीं, उनके कोई किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, कोई चैलेंज नहीं किया गया। इस मामले में भी इसी तरह की स्थिति है, हालांकि कोर्ट का फैसला भी है इस मामले में, लेकिन संविधान खामोश है कि अगर किसी व्यक्ति को 5 महीने बिना विधान परिषद के सदस्य बने अगर वो मंत्री रहे हैं और उसके बाद वो सरकार भंग हो गई है, तो नई सरकार में वो दोबारा शपथ ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये दो भिन्न स्थितियां हैं। अगर वो 6 महीने की अवधि पूरी करने के दौरान किसी सदन के सदस्य नहीं बन पाते और तब उनकी सदस्यता, तब उनका टर्म पूरा हो जाता और दोबारा उनको शपथ दिलाई जाती, तब हो सकता था कि नैतिकता के भी सवाल उठते, राजनीति और कानून के भी समय और विधायी सवाल भी उठते। लेकिन वो तो सरकार ही भंग हो गई जिस सरकार में वो मंत्री थे। अब नई सरकार का गठन हुआ है, इस नई सरकार में फिर वो शपथ ले सकते हैं। इस मामले में कानून की कोई बाध्यता नहीं है, संविधान की कोई बाध्यता नहीं, वो ले सकते हैं। लेकिन अब लेंगे या नहीं लेंगे, ये अब राजनीतिक सवाल है। संवैधानिक और कानूनी सवाल अपनी जगह है, वो लेंगे या नहीं लेंगे
ये बात जी। अब भारतीय जनता पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की है। हम्म। पहले ये माना जा रहा था कि एकदम हम लोग भी चर्चा किए थे कि ये जो 30 अप्रैल का समय दिया गया था कि 30 अप्रैल तक नॉमिनेशन करना है, तो ये माना जा हम्म। रहा था कि 6 तारीख तक कैबिनेट का गठन होना है, मंत्रिमंडल का बिल्कुल। गठन होना है, उस बीच उसके पहले ये एमएलसी बन जाएंगे तो सहज रूप से ले लेंगे। लेकिन अब हम्म। ये हुआ नहीं। तो अब क्या बात बिल्कुल। हुई है? अब जी। क्या बात हुई है, इसको हम लोगों को डिकोड करना होगा, क्योंकि जानकारी किसी के पास नहीं है कि अंदर खाने क्या बात हुई है, क्या पहल हुई है इस मामले में। जिस समय उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था, उस समय भी ऐसा लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं मिलेगी, लेकिन उनको बिल्कुल। राज्यसभा मिली, 6 साल के लिए राज्यसभा मिल गई। तब ये हम्म। चर्चा आई थी कि उनको चुनना होगा, या तो वो राज्यसभा में जाएंगे या उनके बेटे को विधान परिषद मिलेगी। तो हम्म। उस हालांकि ये इस पर क्लैरिटी नहीं है, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, किसी ने खुल करके ये बात नहीं कही है, लेकिन वो राज्यसभा चले गए 6 साल के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट का रिशफल करेंगे, अभी तक किया नहीं है उन्होंने, 2024 में सरकार बनने के बाद, तो उपेंद्र कुशवाहा को मौका मिल सकता है, वो मंत्री बन सकते हैं, ये बात भी कही जा रही है। लेकिन अब जी। ये सब बातें कही जा रही हैं, अभी कोई इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं। अगर सचमुच ये बात हुई है कि आप 6 साल के लिए राज्यसभा लेंगे और आपके बेटे को नहीं मिलेगा, आप अपने चुने गए किसी विधायक में से किसी को मंत्री बनाइए, तब तो अलग बात है। अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तब एक ऑप्शन है अभी भी कि वो 6 तारीख को या जब भी कैबिनेट का रिसफल हो तो उनको शपथ दिला दी जाए, और मई में जो 9 सीटें आ रही हैं विधान परिषद की, उसमें से कोई सीट उनको मिले जो 6 साल की सीट है। अब उसका भी गणित आपको पता है ज्ञानेश्वर जी, की उस 9 सीटों में से एक सीट तो चिराग पासवान की है, एक सीट जीतन राम मांझी की है, उन दोनों को एक एक सीटें देनी है, उन दोनों के खाते में एक एक सीट चली जाएगी। बची 7 सीटों में से नहीं, जीतन राम मांझी को सीट नहीं मिल रही है ना। जीतन राम मांझी को कहाँ सीट मिल रही है? एक और नहीं मिल रही है। अच्छा, एक सीट और नहीं मिल रही है उनको? नहीं मिल रही है, जीतन राम मांझी को सीट नहीं अच्छा, मिल रही है। फिर देखिए, जब उनका टर्म खत्म होगा संतोष, हाँ, हाँ, संतोष सुमन तो है, 4-4 और जब 1 का उनका टर्म फार्मूला खत्म है। होगा तब उनका रिपीट होगा। अच्छा जी, 4-4-1 का फार्मूला है। अब 4 में 1 सीट चली जा रही है, देखिए, चिराग पासवान के पास। अब देखिए, एक चर्चा तो और है कि मंत्री परिषद के गठन पे यह संभव होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता अभी, कि चिराग पासवान 3 मंत्री मांग रहे हैं कि राज्यसभा में बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी शर्त के लोजपा के विधायकों ने समर्थन दिया है, और जो संख्या बल है एनडीए का, उस हिसाब से हिस्सेदारी 3 मंत्री की, तीसरे मंत्री के रूप में भी कई लोगों की चर्चाएं हो रही है। खैर, तो विधान परिषद की 9 सीटें, 10वीं सीट नीतीश कुमार की है, वह उन्होंने इस्तीफा दिया, वो जदयू की स्वाभाविक सीट है। तो एक सीट तो चिराग पासवान के पास चली जाएगी। अब यह सीट बीजेपी के खाते से जाती है। अब यदि दीपक प्रकाश को भी देते हैं, तब सिर्फ बीजेपी के पास 2 ही सीटें बचेगी। जेडीयू अपनी सीटों को क्यों छोड़ेगा, यह सवाल भी पैदा होता है। देखिए, अब एक सीट, 9 सीटें जैसे आ रही हैं, तो एक जी। सीट तो उसमें मान लीजिए चिराग पासवान को चली गई, फिर 4-4 सीट बचती है ना दोनों के पास। नहीं, अब फिर विपक्ष के पास 25 ही की तो जरूरत है ना। हाँ, एक एक सीट तो जाएगी, एक विपक्ष। सीट विपक्ष के पास चली बिल्कुल। जाएगी, फिर जी। 7 सीटें बची। जी। नहीं, तो उस 7 में से क्या हमारी जो पहले एक सूचना थी, आप इसको करेक्ट करिएगा, कि जेडीयू को 3 और बीजेपी को 4 सीट मिलेगी। जी। तो बीजेपी को मतलब एक चिराग पासवान वाली सीट के अलावा बीजेपी की 4 सीटें, और बीजेपी के 3 4। अब 4-4 में, अब देखिए, 3 जेडीयू लेता है, 4 लेता है, 3 की भी बात हो सकती है। यदि 4 ही बीजेपी को मिल रही है, एक सीट चली गई, यदि मान लीजिए चिराग पासवान के पास, तो 3 ही बचे। और यदि एक सीट यदि दीपक प्रकाश को मिलता है, तो फिर बीजेपी के खाते में 2 ही बचे। वह भी तो परिस्थिति देख लीजिए ना। नहीं, हम तो ये एक परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति ये एक संभव है क्या कि ये 9 जो सीटें, उसमें से चिराग पासवान को एक सीट अपने, वो किसी के कोटे से नहीं जाएगी, वो तो उनकी अपना डिजर्व कर रहे हैं ना, उनकी अपने 19 एमएलए हैं उनके, तो 19 एमएलए के आधार पर एक सीट तो वो अपने ही डिजर्व कर रहे हैं ना, वो तो किसी के कोटे से नहीं जानी है। एक तो उनको मिलेगी सीट, तो एक उनको चली गई, और बाकी 8 सीटों में से एक अपोजिशन को चली गई। अब 7 जो बची सीट है, उस 7 में से क्या बीजेपी 4 सीट ले रही है? नहीं, चर्चा तो यही है कि बीजेपी 4 सीट चाहती है, बीजेपी 4 सीट चाहती है, चर्चा यही है। हाँ, और जेडीयू से कुछ बातचीत भी हुई है। हाँ, तो अगर बीजेपी को 4 सीट मिलती है और जेडीयू को 3 सीट और एक नीतीश कुमार वाली सीट वो अलग से आएगी, तो बीजेपी अपनी सीट में से एक सद्भाव दिखाने के लिए सीट दे सकती है। लेकिन क्या उतना सद्भाव है? क्या बीजेपी ने पर्याप्त सद्भाव नहीं दिखा दिया? राज्यसभा पूरे 6 साल का एक टर्म दे करके राज्यसभा सद्भाव तो दिखाई दिया बीजेपी ने। और ऐसा भी नहीं है कि अगर एमएलसी नहीं देंगे तो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा मंत्रिमंडल में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। उनके तो 4 एमएलए हैं ही ना, अगर वो अपना एक मंत्री बनाना चाहते तो रिप्रेजेंटेशन तो उनको मिल ही जाएगा। अगर एमएलए नहीं रहता तब एक बात होगी, तब आप एक एमएलसी देते। वहां भी फंस रही है, वहां भी फंस रही है अजीत जी, आरएलएल के भीतर का घमासान।
यदि दीपक प्रकाश नहीं बनते हैं तो क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को मंत्री बनाएंगे? और यदि मंत्री को नहीं बनाते हैं के एक हो जाते हैं, उनमें से किसी एक को चुना गया तो फिर बाकी दो नाराज हो जाएंगे। इसलिए बहुत ही गिटपिट वाली स्थिति हो गई है आरएलएम को लेकर। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये परिस्थिति सामने रखेंगे उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के भीतर की भाई, और बीजेपी भी अभी नहीं चाहेगी ज्ञानेश्वर जी की उनकी पार्टी में कोई टूट फूट हो या उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति इधर उधर जाए। देखिए, इधर उधर जाएगा तो कोई आदमी अपोजिशन के नहीं जा रहा है साथ में, वो आएगा तो बीजेपी के साथ आएगा या जेडीयू के साथ आएगा। तो अभी क्यों इस तरह से एंटागोनाइज करना, इस तरह से क्यों होस्टाइल करना उनको? एक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पास ये बात होगी कि अभी तुरंत नई सरकार का गठन हुआ है और इसमें अभी कोई बाधा विघ्न नहीं आना चाहिए कि सरकार स्मूथली चले। उसमें कई तरह के समीकरण हैं। अभी आगे देखिए, अगर बंगाल का चुनाव बीजेपी नहीं जीतती है, फिर अपोजिशन, फिर जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां किस तरह से सर्ट करेंगी, ये भी देखने की बात होगी ज्ञानेश्वर जी। फिर तो बहुत ही ज्यादा पुल्स एंड प्रेशर्स होंगे। जेडीयू की तरफ से भी होगा, चिराग पासवान के 5 एमपी हैं, उनकी तरफ से भी होगा, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी होगा। अगर बीजेपी बंगाल नहीं जीतती है तो बहुत पुल्स एंड प्रेशर्स होंगे, तब नया समीकरण बन, तब अलग स्थिति होगी। लेकिन अगर इतना भी होता है कि 9 सीटों में से एक चिराग पासवान को चला गया, एक अपोजिशन को चला गया, जेडीयू को 3 चला गया, चली गई सीट, और बीजेपी के पास 4 सीट बचती है, तो ये इस परिस्थिति पर विचार किया जा सकता है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में उनको किसी धर्म संकट में डालने से बढ़िया है कि यथास्थिति बनी रहे। मतलब उनके बेटे मंत्री थे तो जिस तरह का था मामला उस तरह का चलता रहे, उनको दे दिया जाए। अन्यथा पार्टी में बिखराव नहीं हो, ये ध्यान रखने के लिए अतिरिक्त एफर्ट लेना होगा बीजेपी के लीडर्स को। बिल्कुल, उनकी पार्टी में चूंकि ये 3 जो हैं, उनकी पत्नी के अलावा, स्नेहलता कुशवाहा के अलावा जो 3 एमएलए हैं, वो तीनों अलग अलग जाति समूहों को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वो तीनों अलग, मतलब फिर उनका कैसे एडजस्टमेंट होगा? मतलब जेडीयू बीजेपी तो भूमिहार और राजपूत कोटे से मंत्री बनाएगी ना, अपने अपने कोटे से मंत्री बनाएगी। चिराग पासवान भी अपने एक राजपूत कोटे से एक मंत्री उन्होंने भी बनाया हुआ है। तो उपेंद्र कुशवाहा के आदमी को जब एडजस्ट करना होगा अगर किसी दूसरे को, तो क्या बीजेपी जेडीयू अपने कोटे में से किसी की कमी करेंगे, किसी को कम करेंगे? तो ये एक सवाल खड़ा हो जाएगा। तो फिर सबका समीकरण बिगड़ेगा और कोई पार्टी है ना, 2 कुशवाहा है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जो विधायक हैं उनकी पत्नी और रामेश्वर, उनकी पत्नी और रामेश्वर महतो, और इधर जेडीयू से भी कुशवाहा को बनाने की बात चल रही कि भगवान सिंह कुशवाहा के बारे में यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कह दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो फिर कितने कुशवाहा बनेंगे, सम्राट चौधरी भी बनेंगे, यह भी देखने की बात होगी ना, यह भी देखने की बात। तो इतना समीकरण सब उलटफेर होगा। बीजेपी के भी समीकरण में होगा, जेडीयू के समीकरण में भी होगा, अलायंस पार्टनर में भी होगा। तो क्या बीजेपी इतना प्रयोग करने, इतना छेड़छाड़ करने के लिए तैयार है? अगर बंगाल जीत गए ज्ञानेश्वर जी, तो बीजेपी कुछ भी करेगी, फिर उसको किसी बात की चिंता नहीं होगी। बंगाल जीत गए क्योंकि वो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा राजनीति का, भारत की राजनीति का, आजाद भारत की राजनीति का। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रयास कर रही है, देखिए वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रदेश है बंगाल, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी 1951 में। और 1951 में जब भारतीय जनसंघ बनी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्टी बनाई, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यहाँ उनके प्राइवेट असिस्टेंट के तौर पर, उनके निजी सहायक के तौर पर काम किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सपना पूरा होने की तरह होगा अगर बंगाल जीतती है तो। और उसके बाद फिर वो कोई भी राजनीतिक फैसला करने के लिए तैयार है, चाहे बिहार का मामला हो, उड़ीसा हो या असम हो या झारखंड हो, कुछ भी करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर नहीं जीते तो हम जैसा पहले का बहुत पुल्स एंड प्रेशर्स होंगे अपोजिशन की पार्टी के। तो बीजेपी कितना कंफर्टेबल होती है 4 तारीख को, इस पर डिपेंड करेगा। 6 मई के मंत्रिमंडल का गठन, 4 तारीख को कितना कंफर्टेबल है बीजेपी। अगर बहुत कंफर्टेबल है तो वो कोई भी डिसीजन लेगी, कोई भी प्रयोग करेगी, उसको किसी तरह की चिंता नहीं होगी। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वो ज्यादा प्रयोग नहीं करेगी। एक और चीज तो स्पष्ट है ना कि जो बातें कही जा रही थी कि पार्टी का बहुत विश्वास प्राप्त नहीं है सम्राट चौधरी को, लेकिन उम्मीदवारी ने तो स्पष्ट कर दिया ना कि केवल मुख्यमंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भी जो सुप्रीम है, और जिस तरीके से उम्मीदवारी का चयन हुआ, जिस तरीके से अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया, पार्टी के भीतर भी पूर्ण रूपेण और शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नहीं आना, वह एक रणनीति का हिस्सा था कि नीतीश कुमार की विदाई को उत्सव के रूप में न बदला जाए। तो सम्राट चौधरी पार्टी के भीतर भी स्थापित है, बिल्कुल स्थापित है। अब बिहार के सर्वोच्च नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, और ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनके ऊपर विश्वास दिखाते हुए ये स्टैब्लिश किया है।
पूरा बिल्कुल पूर्ण विश्वास है और पूरा बिहार प्रदेश, पूरी बिहार की सरकार उनके हवाले कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने कि आप चलाइए सरकार, कोई दखल नहीं होगा। देखिए ये हम लोग पहले से चर्चा कर रहे थे कि बिहार का मिजाज ऐसा नहीं है जिसको आप दिल्ली से चलाएं। बिहार का बिल्कुल। चुनाव, बिहार की राजनीति, बिहार की सरकार तो बिहार से ही चलेगी, ये बात हम हम्म, लोग कह रहे थे और वो दिख जी रहा है कि प्रभारी भी नहीं, केंद्र के नेता भी नहीं, अभी सम्राट चौधरी जो चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे, ये हम लोग देखा अभी विधान परिषद का कैंडिडेट जो चुना गया उसमें ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह के तबादले हो रहे हैं, जिस तरह से कामकाज की गति हम्म, है, जिस तरह से वो डिसीजन ले रहे हैं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे लगे कि कोई आदमी ऊपर से दखल दे रहा है उनके कामकाज में। उनको बिल्कुल पार्टी का सर्वोच्च नेता बना दिया गया और नीतीश कुमार की सहमति से उनको गठबंधन का भी सर्वोच्च नेता बना दिया गया है। गठबंधन के भी किसी पार्टी के तरफ से उनके कामकाज को लेकर के कोई आपत्ति नहीं, कोई सवाल नहीं बिल्कुल है। तो ये जो बिल्कुल। हम लोग क्या कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं, वो हम्म, अभी से दिखने लगा है कि ये बिहार की सरकार किस तरह से चलेगी और किस तरह से उनके कंट्रोल में रहेगी। जैसे जैसे कई दूसरे हम लोगों ने क्षत्रप नेता देखे हैं भारतीय जनता पार्टी के, असम में हिमंत बिस्वा शर्मा हो, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हो, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हो, इस तरह से सम्राट चौधरी की लीडरशिप को भारतीय जनता पार्टी ने स्टैब्लिश किया है, उनको सर्वोच्च नेता बनाकर। चलिए तो देखिए पूत के पांव पालने में दिखने लगे हैं और भागलपुर सुल्तानगंज की घटना के बाद बिहार पुलिस ने संदेशा दे दिया है, गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने के पहले ही कहा था, पाताल से भी खोज कर निकालना जानते हैं। और देखिए विनय कुमार और कुंदन किशन जैसे प्राधिकारी बैठे हैं जिनकी नेटवर्किंग के बारे में कहना नहीं, गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। तो बिहार की चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटी को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।